In progress. Am I audible, Pragya? प्रज्ञा आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम. ओके, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम. ओके. आप लोग इतनी देर में क्यों रिप्लाई करते हैं? क्या कोई डिले फिल्टर है या एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे कि ये करेगा ये करेगा? कोई भी रिप्लाई कर दिया करो इमीडिएटली. ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोग डिसीजन ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे और डिसीजन ट्री में मैं ये बता रही थी कि कौन से वो मेजर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट चूज करना है. तो उनमें दो मेजर्स हैं, एक आपका इंफॉर्मेशन गेन है और दूसरा आपका गिनी इंडेक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यूजुअली क्या होता है, जब भी हम ट्री बनाते हैं या तो हम इंफॉर्मेशन गेन को कंसीडर करते हैं या फिर हम गिनी इंडेक्स को कंसीडर करते हैं ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ऑन द लास्ट वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन गेन. ठीक है, दैट इज बेस्ड, दैट इज टेकन फ्रॉम इंफॉर्मेशन थ्योरी. जो है कौन सी ब्रांच से लिया गया है? इंफॉर्मेशन थ्योरी ब्रांच से लिया गया है. और इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए वी आर कैलकुलेटिंग एंट्रोपी. सिमिलरली जो गिनी इंडेक्स है इट इज ड्राइव फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड इन दिस वी आर कैलकुलेटिंग द मेजर ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, तो जब भी आप ट्री बनाएंगे आइदर या तो इंफॉर्मेशन गेन कंसीडर करेंगे या फिर गिनी इंडेक्स कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो वी हैव सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड गेन एंड गिनी इंडेक्स जो लास्ट टाइम पे हम स्टडी कर रहे थे. तो जैसे सपोज आपका ये कोई वेदर डेटा था, जिस वेदर डेटा में क्या था, आपके वेदर के इनपुट थे और उन वेदर के इनपुट के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि वेदर टू प्ले और नॉट टू प्ले. ठीक है, तो हमारे जो लास्ट मतलब क्लासेस थी वो
दो क्लासेस हैं जिसमें हमें कैटेगराइज करना है। वो दो क्लासेस क्या है, आइदर टू प्ले और नॉट टू प्ले। और किस बेसिस पे हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है 4 एट्रीब्यूट्स पे। जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके आउटलुक, ह्यूमिडिटी, विंडी एंड टेम्परेचर। ओके, so for that purpose what you need to do, you have to construct information gain for, you have to calculate the information gain for each and every 4 attributes। ठीक है, इन चारों एट्रीब्यूट्स का हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे और जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाई होगा उस एट्रीब्यूट को हम फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने लेवल 1 पे सिलेक्ट किया उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे, बचे हुए रिमेनिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके इंफॉर्मेशन गेन्स के अकॉर्डिंग हम सेकेंड एट्रीब्यूट चूज करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, इन दिस मैनर हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे और एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इंफॉर्मेशन गेन किस पे डिपेंडेंट है, इंट्रोपी पे डिपेंडेंट है, तो इंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ पी लॉग पी। ठीक है, मतलब आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं P1 log P1 माइनस P2 log P2, ये आपका इंट्रोपी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस माइनस को बाहर निकाल के हमने वी आर टेकिंग द समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज। अगर आप ये समेशंस लेते हैं P1 log P पर, तो आपकी क्या कैलकुलेट होके आ जाती है, इंट्रोपी कैलकुलेट होके आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आउटलुक का इंट्रोपी कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है, इंट्रोपी इज इक्वल्स टू इंफॉर्मेशन। तो अगर आउटलुक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने पहले इंट्रोपी कैलकुलेट करी सनी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका डिवीजन है वो क्या है, सनी है, ओवरकास्ट और रेनी है। तो अगर आप सनी में जाएंगे तो देयर आर 5 वैल्यूज। ठीक है, 5 वैल्यूज हैं जिसमें 2 पार्ट्स में यस है, 3 पार्ट्स में नो है। ठीक है, तो इंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से, P1 हमारा 2 हो गया और 2, क्योंकि 2 यस की वैल्यूज है तो 2 हो गया। P2 जो है वो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो इंफॉर्मेशन वी आर कैलकुलेटिंग 2,3। ओके, और कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 इज द टोटल वैल्यूज, क्योंकि टोटल डेटा कितना है हमारा इसमें 5 है। ठीक है, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू लॉग 2/5, ऐसे माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू लॉग 3/5। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट हुआ हमारे सनी का, मतलब एक ब्रांच के लिए आपने इंफॉर्मेशन कैलकुलेट किया। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, 0.971। ऐसे ही अगर आप और भी ब्रांचेस लाइक सनी के लिए 0.971 आ गई, आउट ओवरकास्ट के लिए आपकी 0 बिट्स आएंगे, क्योंकि इंट्रोपी क्या है, इंफॉर्मेशन 4,0 है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 बिट्स आएंगी। ठीक है, आउटलुक के लिए आपकी 0.97 आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सेपरेट ब्रांचेस की इंट्रोपी है। अब आपको एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर दिस एट्रीब्यूट, मतलब इस कंप्लीट एट्रीब्यूट जो आपका एट्रीब्यूट है आउटलुक, उस कंप्लीट आउटलुक की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ऑल द पार्टीशंस। ये जो 4 पार्टीशन, वो जो 3 पार्टीशंस हुए हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। ठीक है, अब हम इनका कंप्लीट डिवीजन की भी इंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट वन इज 2,3, द नेक्स्ट वन इज 4,0 एंड थर्ड वन इज 3,2। ठीक है, ये 3 और 2 क्या है, वो वैल्यू ऑफ यस और नो है। ठीक है, वेदर सनी और नॉट, वेदर ओवरकास्ट और नॉट। ठीक है, जब इनको कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट इंट्रोपी, तो हम क्या करेंगे, 5 वैल्यूज क्या है हमारे सनी के लिए, तो 5 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.971, मतलब एक ब्रांच की जो इंट्रोपी है। ठीक है, ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 0, ऐसे 5 डिवाइडेड 14 इंटू 0.971। तो ये हमारे क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एट्रीब्यूट के लिए क्या है, 0.693 बिट्स। अब आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन के लिए मतलब सारी वैल्यूज, मतलब कंप्लीट 9,5, 9,5 का मतलब ये कि जो बिफोर स्प्लिटिंग है उसमें क्या वैल्यूज हैं आपकी, डिवाइडेड बाय ये जो आपने अभी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास थी 0.940 माइनस 0.693।
तो 0.247 बिट्स जो है वो हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन गेन फॉर द आउटलुक डेटा। ठीक है, ऐसे ही आप जो बचे हुए एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर के लिए 0.29 बिट्स है, ह्यूमिडिटी के लिए 0.152 है और विंडी के लिए 0.048। ठीक है, तो कहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन हाई है, आउटलुक के लिए इंफॉर्मेशन गेन हाई है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, आउटलुक को चूज कर लेंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू हाई होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी थी कि जहाँ पर लार्ज एट्रीब्यूट है, एक्सट्रीम केसेस, आईडी का केसेस है, मतलब जहाँ पे ये आईडी की वैल्यू आप देखिए सारी डिफरेंट वैल्यूज है, जब भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी उनके लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो वहां पर एक सोल्यूशन दिया गया एंड दैट सोल्यूशन इज योर गेन रेशियो, कि पहले आप इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करिए और उसके बाद उसका गेन रेशियो कैलकुलेट करिए। तो गेन रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दिस सपोज एक वैल्यू के लिए देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास जो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए थी वो थी 0, इंफॉर्मेशन जो कैलकुलेट करी थी वो है 0.693। देन वी कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन, तो उसके बाद 0.247 आया था। इसी 0.247 पे हमने डिसीजन लिया था कि आउटलुक जो है वो हमें सबसे पहले चूज करना चाहिए। ठीक है, पर अगर आपकी सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफरेंट है तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम एक अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम गेन रेशियो कैलकुलेट करें। गेन रेशियो में क्या है कि वी आर कैलकुलेटिंग द स्प्लिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करी थी उसकी जगह हम क्या करेंगे, स्प्लिट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, और वो स्प्लिट इन्फॉर्मेशन किसकी वैल्यूज पे डिपेंडेंट होगी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे आउटलुक तो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था और तीनों ही पार्ट्स में हमारे पास क्या वैल्यूज थी, 5, 4 एंड 5। ठीक है, 5, 4 एंड 5 का मतलब ये है कि जो हमारा सनी वाला एट्रीब्यूट उसमें 2 यस थे और 3 नो थे, और जो ओवरकास्ट वाला आपका आउटलुक था उसमें हमारी 4 यस वैल्यूज। सिमिलरली जो रेनी वाला एट्रीब्यूट है उसमें भी 5 वैल्यूज हैं, 3 यस एंड 2 नो वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। सेम फॉर्मूला एंट्रोपी का यूज करके स्प्लिट इंफॉर्मेशन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 1.577। फिर गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, गेन रेशियो इज एक्चुअल गेन डिवाइडेड बाय द स्प्लिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 0.427 डिवाइडेड बाय 1.7577, तो वो आएगा 0.157। ये आपका क्या आ गया, गेन रेशियो आ गया। ऐसे ही आप बाकी जितने भी रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए भी गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप सबके गेन रेशियो देखें, टेम्परेचर में गेन रेशियो है 0.19, विंडी में गेन रेशियो है 0.49 और ह्यूमिडिटी में गेन रेशियो है 0.152। तो अगर गेन रेशियो भी देखेंगे तो गेन रेशियो भी हमारा आउटलुक के लिए सबसे हाई आया है 0.157, इसलिए हम कौन सा एट्रीब्यूट चूज करेंगे, आउटलुक को चूज करेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया एट्रीब्यूट्स का और वो डिसीजन लेने के लिए आपका सफिशिएंट नहीं है, प्रॉब्लम अराइज हो रही है, मतलब इक्वल इंफॉर्मेशन गेन आ गए हैं या आपकी मल्टीपल वैल्यूज है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, गेन रेशियो भी यूज करेंगे। ठीक है, तो गेन रेशियो जिसका हाई होगा वहां पर हम गेन रेशियो भी चूज कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो आपका मेजर है, एक तो ये मेजर हो गया आपका इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, और जो दूसरा मेजर है दैट इज गिनी इंडेक्स। ठीक है, सो गिनी इंडेक्स ऑल द एट्रीब्यूट्स आर अज्यूम कंटीन्यूअस वैल्यूज। गिनी इंडेक्स हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमारे पास कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, यूजुअली कौन सा एट्रीब्यूट होता है, जहां पर कंटीन्यूअस वैल्यूज आपके आएंगी वहां पर हम गिनी इंडेक्स यूज करेंगे। assume that there are several possible splits values for each attribute। ठीक है, जहां पर बहुत सारी पॉसिबल स्प्लिट्स हैं, तो अगर आपको कहीं पे इंफॉर्मेशन गेन नहीं यूज करना है तो आप गिनी इंडेक्स यूज कर लेंगे। अच्छा, गिनी इंडेक्स और इंफॉर्मेशन गेन में क्या फर्क है, इंफॉर्मेशन गेन में हम वो एट्रीब्यूट चूज करते हैं जहां पर इसकी वैल्यू हाई होती है, पर गिनी इंडेक्स में हम वो वैल्यू चूज करते हैं जहां पर गिनी इंडेक्स की वैल्यू लो होती है। मतलब जिस भी एट्रीब्यूट आप गिनी इंडेक्स कैलकुलेट किया
जिसकी वैल्यू आपकी लो होगी वो वाला एट्रीब्यूट आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाइस वर्सा है। इंफॉर्मेशन गेन में आप सबसे हायर एट्रीब्यूट चूज करते हैं जिसका इंफॉर्मेशन गेन हाई है, और गिनी इंडेक्स में हम क्या चूज करते हैं, गिनी इंडेक्स में हम वो एट्रीब्यूट चूज करते हैं जिसका गिनी इंडेक्स हमारा लो है। तो सिमिलरली गिनी इंडेक्स के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। जो फॉर्मूला है आपका, इसमें आप क्या है कि टोटल गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस सिग्मा ऑफ जे 1 to n pg का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर pg इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास j एंड t, ठीक है। तो आपकी जितनी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। ये आपका कंप्लीट गिनी इंडेक्स है। ऐसे ही सिमिलरली हम गिनी इंडेक्स ऑफ स्प्लिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई टी डेटा सेट है और वो दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम क्या कर देंगे n1 डिवाइडेड बाई n गिनी t1, n2 डिवाइडेड बाई n गिनी t2, ठीक है। ये जो दो सबसेट है t1 एंड t2, उनका सेपरेटली पहले आप गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और स्प्लिट गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आप n1 डिवाइडेड बाई n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे n1 और n2 क्या होंगे, आपके साइजेस होंगे, ठीक है। दोनों वैल्यूज कितने पार्टीशंस में डिवाइड हो उसका क्या साइज है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट गिनी इंडेक्स क्या है, 1, 9 और 5 हमारे मतलब 14 वैल्यूज हैं जिसमें से कुछ 9 में है और वो 5 है, मतलब दिस इज 2 डिवीजन, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस 9/14 का होल स्क्वायर माइनस 5/14 का होल स्क्वायर। उसके बाद जो है आपका गिनी इंडेक्स कैलकुलेट किया आउटलुक का, जो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आउटलुक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सनी, देन द ओवरकास्ट एंड देन रेनी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट n1 है, n1 में हमारी कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज हैं, तो 5/14, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा गिनी इंडेक्स ऑफ t1। t1 में हमारी क्या वैल्यूज है, t1 हमारा दो पार्टीशन में डिवाइडेड है, यस और नो में। 3 यस वैल्यूज है, 2 नो वैल्यूज है। ये तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ओवरकास्ट में आ जाते हैं। ओवरकास्ट में टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, मतलब 4 यस वैल्यूज हैं। 4 n1 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, और n क्या है 14, 14 मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज। 1 माइनस 1 कैसे आ गया, 1 तो ये है कि 1 जो इनिशियली 1 है, माइनस 1 का यहाँ पे मतलब है क्योंकि हमारे पास कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाई मतलब आप 5 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, उसका होल स्क्वायर लेंगे तो दैट इज 1, ठीक है। ये यहाँ से आया। प्लस आप रेनी में आ जाएंगे, रेनी में भी हमारी टोटल 5 वैल्यूज हैं, तो n1 n3 इज 5 डिवाइडेड बाई n इज 14, 1 माइनस 3/5 मतलब 3 यस है टोटल आउट ऑफ 5 वैल्यूज में से। ऐसे ही 2 नो वैल्यूज है आउट ऑफ 5, इनका होल स्क्वायर लेंगे। तो अगर आप इससे फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 0.343। ये तो बेस्ट स्प्लिट is determined as the attribute which has the smallest Gini value, ठीक है। तो ऐसे ही आप जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके भी क्या करेंगे, गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, और जिसका गिनी इंडेक्स सबसे स्मॉल होगा वो वाली वैल्यूज हम क्या करेंगे, चूज करेंगे फर्स्ट, वो एट्रीब्यूट हम फर्स्ट चूज करेंगे। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। अभी तक क्या था, हमने स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट डिसाइड किए थे, ठीक है। स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट डिसाइड करने के लिए हमें क्या फॉर्मूलाज चाहिए थे, दो फॉर्मूलाज चाहिए थे। एक आपके इंफॉर्मेशन गेन हो या दूसरा क्या हो, गिनी इंडेक्स। अब क्या है, आपको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया डिसाइड करना है। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया इज वो कंडीशन आपको डिसाइड करनी है जहां से आपकी वैल्यू क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। या दो में ना डिवाइड हो, 3 में डिवाइड हो, पर बेस्ट जो है वो डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस है वो देख लेते हैं। लेट एट्रीब्यूट ए बी अ न्यूमेरिकल वैल्यूड एट्रीब्यूट must determine the best split point for A, that is binary split, ठीक है। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है तो आप क्या करें, कोई मिडिल वैल्यू चूज कर लें जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। मिडिल वैल्यू का मतलब बाइनरी स्प्लिट कर देगा वो आपको,
जैसे मेरे पास 0 to 10 वैल्यूज है, तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, 5 चूज करना चाहिए वैल्यू, जो मुझे एक बाइनरी स्प्लिट दे वैल्यूज को, ठीक है। आधा इस साइड चले जाए और आधी वैल्यूज हमारी इस साइड चले जाए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस ए को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। मतलब अगर कहीं पर वैल्यू 10 पहले है, फिर उसके बाद 1 आ गई, फिर 5 आ गई, फिर 4 आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए, सॉर्टिंग करना चाहिए। सॉर्टिंग करने के बाद उसका मिड पॉइंट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। मिड पॉइंट इज लाइक मीन कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। अगर ऑड है तो हम मिड पॉइंट में 1 प्लस करके उसका मिड पॉइंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इवन है तो हमें एग्जैक्टली मिड पॉइंट मिल जाएगा। द पॉइंट विच इज, मतलब एक्चुअली क्या है कि आप ये मतलब थ्योरी लिखी है, अगर इसे लॉजिकल वे में देखें तो इसका यही मतलब है जो मैंने आपको बताया, कि आपको क्या है कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट करें। जो आपकी मीन वैल्यू क्या होगी, स्प्लिटिंग पॉइंट बन जाएगा। जो आपके क्या है D1 सबसेट, मतलब कुछ रोज को D1 पार्ट में ले जाएंगे, कुछ रोज को D2 पार्ट में ले जाएंगे। मतलब आपका जो डेटा सेट है वो इक्वली पार्टीशन होना चाहिए, और इक्वली पार्टीशन ना भी हो पर डिसजॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इक्वली पार्टीशन कई बार करना फीजिबल नहीं होगा, कई बार ज्यादा होंगी, कई बार कम वैल्यूज होंगी, कई बार कम, और रोज पे डिपेंडेंट है वो। पर आपका जो चॉइस होगा मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रॉपर दो सबसेट्स जो हैं वो मिल जाए आपको। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बाइनरी स्प्लिट्स को यूज करते हैं कि पहले आपने सॉर्टिंग कर ली, उसके बाद मीन कैलकुलेट करा और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, क्लास हिस्टोग्राम्स भी होते हैं, ठीक है। हम कई बार क्लास हिस्टोग्राम्स भी कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए, ठीक है। सो 2 क्लास हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू स्टोर द क्लास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द न्यूमेरिकल डेटा। अब आप देखिए यहाँ पे तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो, मतलब क्लास को अगर छोड़ दें तो क्लासेस बाइनरी क्लासेस है हमारे पास। बाइनरी क्लास का मतलब क्या है, सिर्फ दो ही क्लास हैं, वन इज G एंड अदर वन इज B। तो आपकी कोई भी एज और सैलरी की वैल्यू हो, आपकी क्लासेस दोनों में से एक क्लास होगी, या तो G क्लास होगी या फिर B क्लास होगी। तो अब आपको क्या करना है, एक बाइनरी स्प्लिट, क्या मतलब स्प्लिटिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, सपोज सैलरी वाले एट्रीब्यूट के लिए स्प्लिटिंग क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यूज को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्राइटेरिया चूज किया गया है, इज दिस लेस देन इक्वल टू 70, ठीक है। तो जब ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया चूज किया गया है, तो उसमें आप देखिए कि कंडीशन एक, मतलब एक इक्वालिटी बनाई गई है, सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 70। तो इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट एंड राइट। मतलब आपके जो बी हैं वो लेफ्ट में 2 चले जाएंगे, जो जी है वो 2 लेफ्ट में चले जाएंगे, जो राइट है मतलब राइट साइड वाले जो आपकी ब्रांच आएगी उसमें क्या आएंगे, 2 आपके क्लास लेवल्स आएंगे, और जो दोनों क्लास लेवल होंगे वो जी होंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ क्लास हिस्टोग्राम, जहाँ पे आप क्या है, कोई कंडीशन देके एक क्लास हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। तो यहाँ क्लास हिस्टोग्राम में 2 क्लासेस हो गई, बी और जी, और आपके लेफ्ट और राइट आपके कॉलम्स हो गए, मतलब ब्रांचेस हो गई नोड की। अगर फर्स्ट नोड हमने सैलरी चूज किया है तो उसकी 2 ब्रांचेस हो गई, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। और उसमें जो है हमने इस इक्वालिटी के बेसिस में हमारी क्या है, वो लेफ्ट और राइट में जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे ही जो दूसरा है आपका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज काउंट मैट्रिक्स। काउंट मैट्रिक्स हमारा कहाँ यूज होता है, वहां यूज होता है जहां पर हमारे कैटेगोरिकल से एट्रीब्यूट होते हैं। क्लास हिस्टोग्राम्स हमारा न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए होता है, और काउंट मैट्रिक्स हमारी क्लासिकल कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट के लिए होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लासेस क्लासेस जो है वो आपकी क्या है, हाई और लो। बाइनरी क्लास ही है, मतलब या तो हाई होगा या फिर लो होगा, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम गिवन नहीं है, पर एट्रीब्यूट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स, ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसकी वैल्यूज क्या है, फैमिली, स्पोर्ट्स, ट्रक, ठीक है। ये 3 वैल्यूज है। तो हमारी क्या हो गई, फैमिली, स्पोर्ट्स और ट्रक, ये 3 वैल्यूज हो गई।
इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, हाई और लो। तो हाई में हमारी क्या है, फैमिली की क्या है, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। लो में हमारी फैमिली की वैल्यू क्या हो गई, 1 वैल्यू आ गई। क्योंकि देखिए फैमिली हमारे कितनी बार आया है, 3 रोज में आया है, जिसमें 2 वैल्यूज आपकी हाई है और 1 वैल्यू आपकी लो है। तो हम कैसे बनाएंगे, फैमिली के लिए 2 हाई वैल्यू एंड 1 लो वैल्यू। ऐसे स्पोर्ट्स के लिए 2 हाई वैल्यू एंड 0 लो वैल्यू। ट्रक के लिए 0 हाई वैल्यू एंड 1 लो वैल्यू। तो आपके कंडीशंस मतलब स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कैलकुलेट करने के लिए हम काउंट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। काउंट मैट्रिक्स और क्लास हिस्टोग्राम, जहाँ पे न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट है वहाँ क्लास हिस्टोग्राम फॉर्म करेंगे, जहाँ पे कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स है वहाँ पे आप काउंट मैट्रिक्स यूज करेंगे। इसके बाद हमारे सिलेबस में है कुछ डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम। मतलब इसमें एल्गोरिथम की आपके मतलब सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हमने मतलब ये जो ट्री कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम है, यहाँ पे एल्गोरिथम नहीं बताएंगे, सिर्फ एल्गोरिथम के थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो है वो आपके मतलब आपके पास अगर आएगा तो राइट एग्जाम में आएगा तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन, मतलब इन एल्गोरिथम पे शॉर्ट नोट आएगा लिखने के लिए, एल्गोरिथम डिफाइन करने के लिए नहीं आएंगी। तो मैंने आपको दो जैसे बताया कि दो हमारे इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया को सिलेक्ट करने के लिए दो वैल्यूज हैं, इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इंडेक्स। एल्गोरिथम भी हमारी क्या है, इन्हीं पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ID3 है, C4.5, C5, J48। ये वाली जो एल्गोरिथम है वो किसे यूज करेंगी, इंफॉर्मेशन गेन को। एस्प्रिंट, एस्क्लिक, एस्लिक, ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे क्या यूज करेंगे, गिनी इंडेक्स यूज करेंगे। We'll discuss this. तो अगर आप ये भी याद करते हैं तो आप एल्गोरिथम के बारे में लिख सकते हैं। तो ID3 है आपका इंटरैक्टिव डिकोटोमाइजर। ये 1986 में दिया गया था, क्विलैन ने इसको दिया था। Each node correspond to the splitting attribute and each arc is a possible value for the attribute. At each node of the splitting attribute is selected to be the most informative among the attributes not yet considered in the path from the root. ये वही बात है जो इन्फॉर्मेशन गेन में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका एट्रीब्यूट जो आपने चूज किया है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन गेन है। तो ऑब्वियसली जो इंटरैक्टिव डेकोमेटोमाइजर में आप ट्री जो फॉर्म करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट करेंगे, और वो इन्फॉर्मेशन गेन जो है आपका गुडनेस ऑफ स्प्लिट को डिटरमाइन करेगा। जैसे कि आप एट्रीब्यूट का गुडनेस ऑफ स्प्लिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे ही आप एट्रीब्यूट का सिलेक्शन करेंगे और आपका ट्री फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली C4.5 है, दिस इज डेप्थ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड इट्स आल्सो यूज इन्फॉर्मेशन गेन। डेप्थ फर्स्ट जो है वो आपका वही रहता है कि आपका जो ट्री है वो टॉप टू बॉटम फैशन में फॉर्म होगा। स्पोर्ट्स का सॉर्ट द कंटीन्यूअस एट्रीब्यूट एट ईच नोड, ठीक है। जो आपके कंटीन्यूअस एट्रीब्यूट है उनको आप क्या करेंगे, पहले सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। इट नीड्स एंटायर डेटा टू फिट इनटू द मेमोरी, ठीक है, एंड अनसुटेबल फॉर लार्ज डेटाबेस, नीड्स आउट ऑफ कोर सॉर्टिंग, ठीक है। तो C4.5 में एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंफॉर्मेशन गेन यूज होता है और दूसरा ये है कि सॉर्टिंग यूज होती है। तो जहाँ पे आपके मेमोरी लोकेशन जो है वो आपके लिमिटेड है वहां पे C4.5 यूज नहीं हो सकती। ऐसे नेक्स्ट आपका ट्री है कार्ट, ठीक है। ये बहुत जगह यूज होता है कार्ट इस क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, ठीक है। ये जो है आपके टारगेट वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन गेन यूज करेंगे और स्प्लिटिंग जो है वो आपके एट्रीब्यूट टारगेट वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। मतलब टारगेट वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जो आपका वो फॉर्मूला होता है ना y = mx प्लस c, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला, जहाँ पे आपकी वैल्यू आप x पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके यूजुअली जो ट्री फॉर्म होते हैं वो मल्टी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारी जो होती है लीनियर इक्वेशन से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जब हम कार्ड फॉर्म करते हैं। हालांकि ये सारे कंसेप्ट आपके इसमें नहीं है, तो मतलब आपको तो सिर्फ थ्योरी पता होनी चाहिए,
पर कार्ड जो है बहुत एक यूजफुल डिसीजन ट्री है, जो हमेशा डिसीजन ट्री को बनाने में हम यूज करते हैं। उसके बाद स्लिक है, बिल्ड्स एन इंडेक्स फॉर ईच एट्रीब्यूट, ओनली द क्लास लिस्ट एंड करंट एट्रीब्यूट। ये जो है ना, आप इसकी थ्योरी और अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, तो आपको जो मैंने बुक शेयर करी है ना आपको अरुण के पुजारी की, तो वहां पर आपको और थ्योरी मिल जाएगी। ये तो मेन इंपॉर्टेंट एस्लिक और एस्पिरेंट में यही है कि वो गिनी इंडेक्स यूज करते हैं। एस्लिक में क्या होता है कि सॉर्टिंग डन होती है, एस्पिरेंट में हम प्री सॉर्टेड एरे लेते हैं। ठीक है। एक और एट्रीब्यूट है क्लाउड्स। क्लाउड्स में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वर्जन्स ऑफ स्प्रिंट, मतलब स्प्रिंट को ही मॉडिफाई करके आपने क्लाउड्स बनाया है। एक और ये इसके अलावा पब्लिक है, रेन फॉरेस्ट एंड बोथ है। इसमें भी इन सभी जो आपकी एल्गोरिथम है, इन सभी में आपकी गिनी इंडेक्स यूज होती है। ठीक है। इसमें आप सबके ईयर्स याद कर लीजिएगा, और जहां पर किसने ये डिस्कवर करी है वो याद कर लीजिएगा। जैसे कार्ड आपके एक इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है, ऐसे ही रैंडम फॉरेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट जो है वहां पर जो है हमारी सैम्पलिंग मतलब होती है, और सैम्पलिंग ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग डेटा की सैम्पलिंग के बेसिस पे हम ट्री फॉर्म्स करते हैं। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट मतलब इनिशियली क्या होता है, स्मॉल स्मॉल से ट्रीज फॉर्म होके उसके बाद हम एक कंप्लीट ट्री फॉर्म करते हैं। दिस इज रैंडम फॉरेस्ट पे, और इस टेक्निक को हम बैगिंग बोलते हैं। ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट भी इम्पोर्टेंट, कार्ड और रैंडम फॉरेस्ट ये टू इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम है। ऐसे तो बहुत सारी एल्गोरिथम डिस्कवर करी गई है डिसीजन ट्री को बनाने के लिए, पर जो मोस्ट पॉपुलर है वो यही है, कार्ड और रैंडम फॉरेस्ट। तो ये था आपका अपटिल डिसीजन ट्री। ठीक है। तो यूनिट 5 में अगर कोई और टॉपिक रह गया तो वो देखेंगे पहले, अदरवाइज फिर हम वेब माइनिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको ये दोनों स्लाइड्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी। Okay, that's all with today's lecture.